हेलो बच्चों, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। फाइन, जिसमें हम बेसिकली लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में चार लॉज पढ़ चुके हैं। फाइन, द वेरी फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय एंटनी लेवोसियर। सेकंड वन इज law of constant proportion given by Proust. Third is law of multiple proportion given by Dalton, and fourth is law of reciprocal proportion given by Richter. फाइन, सो आज बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे अगले लॉस यानी कि लॉ नंबर 5। फाइन, सो लॉ नंबर 5 क्या है? Gay-Lussac लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। Gay-Lussac लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, साइंटिस्ट तो फिक्स हो गया है ना कि ये Gay-Lussac है। इसका ये बढ़िया है कि लॉ में अपना नाम लिखवा लिया। Gay-Lussac लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स में पहले स्टेटमेंट देखेंगे, फिर हम इसको समझेंगे कि क्या कहना चाहता है ये। तो ये कहता है, अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac लॉ, when gases combine, they do so in volumes। जब गैसेस कंबाइन करती हैं वो अपने वॉल्यूम्स के रिस्पेक्ट में पढ़ी जाती हैं। थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग या थोड़ा सा आधा अधूरा स्टेटमेंट सा लग रहा है। फाइन, थोड़ा सा इसे और पूरा करते हैं। गैसेस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम्स एंड bears a simple whole number ratio to one another and to the product formed if gaseous। फाइन, सो दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहते हैं Gay-Lussac भाई साहब अपने। फाइन, तो ये कहना चाहते हैं कि जब गैसेस कंबाइन होती हैं, फाइन, जस्ट टेक टू गैसेस जो कि कंबाइन हो रही हैं। जस्ट टेक अ रैंडम एग्जांपल। तो हम बेसिकली नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन फॉर्मिंग 2 अमोनिया, ये एग्जांपल ले लेते हैं। We all know nitrogen is a gas, hydrogen is a gas. So when gases combine, they do so in volumes, यानी कि ये with respect to volumes combine कर रहे हैं। फाइन, देखो वैसे तो बोलने के लिए हम ये बोल रहे हैं कि 1 मोल reacts with 3 मोल, ठीक है ना, एंड फॉर्म कितने कर रहा है? 2 मोल्स। पर उसने बोला कि अगर गैसेस रिएक्ट करती हैं, Gay-Lussac का मानना है कि अगर गैसेस रिएक्ट करती हैं तो आप ये बात वॉल्यूम्स में भी मेंशन कर सकते हो। फाइन, यानी कि ये जो चीज आपने मोल में एक्सप्लेन करी है ये आप वॉल्यूम में एक्सप्लेन कर सकते हो। यानी कि 1 वॉल्यूम ऑफ दिस रिएक्ट्स विद 3 वॉल्यूम ऑफ दिस टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ दिस। यानी कि अगर ये बात सही है ना तो ये भी सही है। When gases react या when gases combine, they do so in volumes also and bears a simple whole number ratio। देखो यहाँ 1:3, ये सिंपल रेशियो है 1:3 टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ भी सिंपल रेशियो में होते हैं, एंड टू द प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट जो बना है उसके साथ भी सिंपल रेशियो में। देखो ये 1 है, ये 2 है, 1:2 बना, ये 3 है, ये 2 है, ये भी 3:2 बना। अगर तीनों का रेशियो लेंगे तो 1:3:2, तीनों का रेशियो भी सिंपल रेशियो ही है। फाइन, तो 1:3:2 बेसिकली ये भी क्या है? गैसियस। तो हमारे पास बेसिकली क्या है? अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac लॉ, जब भी गैसेस जुड़ती हैं वो वॉल्यूम्स में जुड़ती हैं। इज दैट क्लियर? एंड जब वो वॉल्यूम में जुड़ती हैं तो वो एक दूसरे के साथ एक सिंपल रेशियो में होते हैं, एंड वो प्रोडक्ट फॉर्म्ड के साथ भी सिंपल रेशियो में ही होते हैं। क्लियर? तो एक चीज देखेंगे, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि आप इसको ना डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, 100 ml ऑफ नाइट्रोजन reacts with 300 ml of hydrogen
टू फॉर्म 200 ml ऑफ अमोनिया। आप ये बात भी डायरेक्टली लिख सकते हो। फिर कईयों के दिमाग में चल रहा तो क्या खास बात होगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। देखो 100 ग्राम, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूं, 100 ग्राम 300 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 200 ग्राम बनाता है। आप ये बात नहीं लिख सकते हो। यानी कि वॉल्यूम अपने आप में काफी स्पेशल चीज है। ये चीज गलत है, ये सही, ये तो वैसे ही गलत है यार, क्योंकि अगर ये सही हो गई तो फिर हमारे जो पहले वाले भाई साहब थे एंटनी लेवोजियर, वो झूठे साबित हो जाएंगे। उनका तो सारा जोर लग गया कि 100 और 300 मिलके 400 होते हैं, और इन भाई साहब ने अगर आगे कह दिया 200 है तो वो तो भाई साहब गए। क्लियर? तो अल्टीमेटली यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पर ये पॉसिबल है। 100 ml 300 ml के साथ मिलके 200 ml बना रहा है। अब भी ऐसे काफियों के दिमाग में अच्छा यार ये क्या हो गया, 1 लीटर का कोल्ड ड्रिंक लिया, 1 लीटर का कोल्ड ड्रिंक लिया, वो 2 लीटर नहीं बना। अरे भाई वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। 100 ml का कोल्ड ड्रिंक और 30 ml का कोल्ड ड्रिंक, वो तो 400 ml कोल्ड ड्रिंक ही बनेगा। पर ये एक अलग चीज है ना यार। यहाँ तो बेसिकली क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड्स टूट रहे हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड्स टूट रहे हैं, एंड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड्स बन रहे हैं। ये तो सिस्टम ही अलग है। यहाँ 300 ml में जब 100 ml डाला जाता है, 300 ml के अंदर जब 100 ml डाला जाता है, यहाँ 200 ml बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्राम में नहीं हो सकता बस, क्योंकि लेवोजियर भाई साहब ने कहा था मास रिमेन्स कंजर्व्ड। उन्होंने ऐसा कुछ बोला क्या, वॉल्यूम रिमेन्स कंजर्व्ड? नहीं, क्योंकि वॉल्यूम रिमेन्स कंजर्व्ड का यार कंसेप्ट ही नहीं है। वॉल्यूम का तो सिंपल सा कंसेप्ट है क्या, कि जिस वे में आप मोल्स लिखते हो उस वे में आप वॉल्यूम्स भी लिख सकते हो। क्लियर? पर एक बात का ध्यान रखना है, ये शब्द क्या है, ये शब्द गैसियस। वैसे भी आपको याद होगा, क्या याद होगा, कि हम गैसियस में ही वाई मैप में मोल कन्वर्जन करते थे। हम पानी का थोड़ी ले लेते कि 1 मोल 22.4 लीटर होता है, सिर्फ गैसियस में बोलते हैं क्या, कि 1 मोल 22.4 लीटर होता है गैसियस में। तो ये शब्द होना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो गैसियस में हम ये जो डायरेक्टली मोल्स वाली बात है, इसको डायरेक्टली ml में लिख सकते हैं। इज दैट थिंग क्लियर? अब इसका फायदा क्या है? फाइन, ये डायरेक्टली वॉल्यूम यूज करने का हमें फायदा क्या है? लेट्स हैव दिस क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन के जरिए बताता हूं कि देखो किस तरीके से डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है ये चीज। फाइन, लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन फॉर द combustion of 50 ml of methane gas, यानी कि CH4 गैस, CO2 and H2 are formed. Calculate the volume of oxygen reacted with methane and CO2 product formed. क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास मीथेन को कंबस्ट कराया गया है, फाइन, और ये बताना है कि कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का लगेगा एंड कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा। क्लियर? जो चीजें चाहिए होती हैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर लिया करो, थोड़ा ध्यान रहता है कि कितनी चीजें निकालनी है। कई बार ऐसा होता है कि हम इतनी बड़ी स्टेटमेंट के अंदर यही भूल जाते हैं कि 2 चीजें पूछी हैं या 3 चीजें पूछी हैं। तो जब कोई ना कोई चीज पूछी है उसको अंडरलाइन करते रहो। क्लियर? थोड़ा ध्यान रह जाता है। तो सबसे पहले तो यार मीथेन का कंबस्शन रिएक्शन लिखो। आपने क्लास 10th में भी ये कंबस्शन रिएक्शन पढ़ा होगा कि एनी हाइड्रोकार्बन ऑन कंबस्शन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलो लकीली वैसे बताया भी गया है यहाँ पे। लीजिए कोई भी हाइड्रोकार्बन लिया यानी कि मीथेन लिया, एंड सबसे पहले इसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस। अगर मैं इसको फिलहाल क्वेश्चन में जाना ना जाके टेक्निकली समझूं तो ये क्या दिया हुआ है कि 1 मोल, ये स्टैंडर्ड है, मतलब मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, जो वो चीजें दिख रही है मेरे को, 1 मोल 2 मोल के साथ कन्वर्ट करके और इसके 1 मोल और इसके 2 मोल बना रहा है।
ये मेरे को स्टैंडर्ड चीज दिख रही है, मेरे को क्वेश्चन से मतलब नहीं है। क्लियर? तो ये तो स्टैंडर्ड चीज थी, मैंने वैसे समझने के लिए बोला कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करके इसका 1 मोल और इसके 2 मोल बना रहा है। फाइन। हालांकि हम स्टैंडर्ड दिख रहा है इसलिए इसे हटा सकते हैं, पर मैंने क्यों लिखा है, जस्ट टू मेक अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि स्टैंडर्ड चीज क्या बन रही है। क्लियर? चलिए उसके बाद ये हमें 50 ml दिया हुआ है, पूछा क्या है ये, और क्या पूछा है। देखो दो तरीके हैं इसको करने के। फाइन। दो तरीके क्या हैं, पहले तो 50 ml को मोल्स में कन्वर्ट करो। फाइन। एंड फिर मोल से ये देखो कि इसके एक से तो बन रहे हैं 2, तो मान लीजिए ये मोल x है, तो x से कितने बनेंगे। फाइन। x से कितने बनेंगे, एंड जितने भी ये मोल्स बन जाएंगे उसको आप y मैप लगा के फिर से क्या करो, ml के अंदर कन्वर्ट। सिमिलरली यहां पे भाई 50 ml के बनाओ मोल्स, फिर ये मोल से कैलकुलेट करो कि इसके मोल्स कितने बनेंगे, एंड इसके मोल से फिर से y मैप लगा के ये निकालो कि इसका वॉल्यूम कितना बनेगा। एक तो ये तरीका है। फाइन। बहुत ही ज्यादा लंबा नहीं चला गया, क्यों? अगर हम ये लसक लगाएं डायरेक्टली तो ये 50 ml है, एक के 2 तो ये 100 ml आ गया। एक से 1 मोल बन रहा है तो 50 ml से 50 ml, जितने में उसके मोल निकलेंगे ना वाई मैप से, उतने में तो हम आंसर निकाल चुके हैं। जितने में इसके मोल्स निकलेंगे उतने में तो ये आंसर आ गया है। व्हाट इज आंसर? ऑक्सीजन हमारे पास है 100 ml। फाइन। एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है 50 ml। कोई भी दिक्कत? क्लियर? तो आपको एक क्वेश्चन करना है। फाइन। द होल क्वेश्चन इज सेम। यहां मैं बेसिकली C4H10 कर रहा हूं। द होल क्वेश्चन इज सेम। For the combustion of 50 ml of C4H10, CO2 and H2 are formed। आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना लग गया है C4H10 के साथ एंड कितना CO2 बन गया है। क्लियर? आप यहां पे अपने आप रिएक्शन लिखिएगा, ये हटा देते हैं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। आप अपने आप एक कंबशन रिएक्शन बनाना एंड देन कमेंट करना कमेंट सेक्शन में कि इसमें कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम एंड कितना कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बन रहा है, कितना ऑक्सीजन का रिएक्ट कर रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड का बन रहा है। कोई दिक्कत? हम मूव करते हैं अपने छठे लॉ के अंदर। ये जो आज के लॉज हैं बेसिकली बहुत आसान है। ये जो 4 लॉज पहले पढ़े थे ना, ये थोड़े से अलग है लैंग्वेज में, ये काफी ज्यादा आसान है। लेट्स मूव टू द लॉ नंबर 6। सो बेसिकली हम पहुंच गए हैं लॉ नंबर 6। फाइन। सो दैट्स नेम इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। फाइन। यार अगर हम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के पहले तो हाइपोथेसिस पता है क्या होता है? फाइन। एक तुक्का मारना, मतलब ये ऐसा हो सकता है। फाइन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा ये अनुमान है कि ऐसा होगा, तो वो उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। पर अगर वो थोड़ा सा सही लगने लग जाएगा ना तो वो बेसिकली लॉ बन जाता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं। तो एवोगैड्रो का जो अनुमान है वो डेफिनेटली करेक्ट है, इसीलिए वो आज हमारे पास लॉ की फॉर्म में चेंज हो गया है। क्लियर? सो एवोगैड्रोस लॉ भी बोला जा सकता है इसे। क्लियर? तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहना चाहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स of all the gases contains equal number of molecules। equal volume of all the gases contains equal number of molecules। यार अगर कोई भी गैस है, दो पर्टिकुलर गैसेस हैं, उनके इक्वल वॉल्यूम्स लिए गए हैं, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे, irrespective of the nature of the gas। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे समझ के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। फाइन। हमारे पास 3 गैसेस हैं एंड ये कहना जाता है
सपोज इसके 100 ml में x मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसके 100 ml में भी x मॉलिक्यूल्स ही आएंगे एंड इसके 100 ml में भी x मॉलिक्यूल्स ही आएंगे। इज दैट थिंग क्लियर? तीनों गैसेस के 100 ml में x मॉलिक्यूल्स ही आएंगे, जबकि अगर हम देखें इसका मॉलिक्यूलर मास तो 2 है, इसका मॉलिक्यूलर मास 32 है और इसका मॉलिक्यूलर मास 71 है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी गैस है, किसका मास कितना है, किसका कितना वो लिया गया है। इसका सिंपल सी बात है, अगर इक्वल वॉल्यूम्स लोगे तो भाई इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही आएंगे। मतलब इसके वेसल में भी 100 ml के वेसल में उतने ही मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के होंगे, उतने ही ऑक्सीजन के होंगे एंड उतने ही क्लोरीन के होंगे। यहां मान लीजिए 100 ml है H2 का, यहां 100 ml है O2 का, यहां 100 ml है Cl2 का, तो तीनों में X X और X नंबर ही मॉलिक्यूल्स होंगे। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। वैसे ना मैं आपको एक अंदाजा बताऊं, आप ये चीज थोड़ा सा टेक्निकली सोच सकते हो, पता क्यों? क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी थी बाई मैथ के अंदर, अगर आपको पता, मैं जस्ट एक प्रूफ की बात कर रहा हूं, एक रैंडम कॉमन सेंस वाले प्रूफ की, ठीक है ना। हम कोई ये प्रूफ इसलिए नहीं ले रहे कि भाई एवोगैड्रो इससे प्रूव हुआ, एवोगैड्रो इससे प्रूव नहीं हुआ बल्कि ये एवोगैड्रो से बनाया गया है। ये जो चीज मैं अभी प्रूफ में बता रहा हूं ना, ये एवोगैड्रो से बनाई गई है, पर मैं तो इसलिए प्रूफ समझा रहा हूं भाई मैं आपसे, ताकि आप अंडरस्टैंड कर दें ये लॉ, ठीक है ना। तो ये प्रूफ बेसिकली क्या कहता है कि देखो 1 मोल के अंदर 22.4 लीटर थे, आपको याद है ना, सबने बथेरे कन्वर्जन करे हैं, मैंने काफी ज्यादा कन्वर्जन असाइनमेंट में भी डाल के दिए थे, या वैसे भी हमने बोर्ड पे किए थे कि 1 मोल के 22.4 लीटर हो गए, 5 के निकाल दो, इतने लीटर है, बताओ कितने मोल्स आ गए, सबने ये किया था ना। अब एक ही मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ये भी आपको पता है, यानी कि 22.4 लीटर के अंदर एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप पिछले मेरे 1 मिनट को या तो रिवाइंड करके सुन लीजिए या रिकॉल कर लीजिए, मैंने कहीं गैस का नाम लिया है क्या? नहीं लिया। चाहे तो 1 मिनट रिवाइंड करके सुन लो, चाहे खुद सोचो, मैंने कहीं भी गैस का नाम लिया है क्या? मैंने जब उस दिन भाई मैं पढ़ाया था तब इसमें गैस का नाम लिया था क्या? नहीं लिया। इतना जरूर बोला था गैस होनी चाहिए, पर ये नहीं बोला कि कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि कौन सी होनी चाहिए इसका लफड़ा ही नहीं है। कौन सी गैस होनी चाहिए इसका लफड़ा ही नहीं है भाई, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस है। कौन सी गैस है इस बात का कोई लफड़ा ही नहीं है। 1 मोल के 22.4 लीटर या 1 मोल के एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि हर 22.4 लीटर में एवोगैड्रो होते हैं। वो किसके? अगर हम इसके 22.4 लेंगे तो इसके भी एवोगैड्रो ही आएंगे, और अगर हम इसके 22.4 लेंगे तो इसके भी एवोगैड्रो ही आएंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैस हाइड्रोजन थी जिसका मास 2 था एंड एक क्लोरीन थी जिसका मास 71 था। अगर इक्वल वॉल्यूम्स लिए हैं तो इक्वल मॉलिक्यूल्स ही आएंगे। हाँ, एक बात ध्यान रहनी चाहिए, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड, मतलब स्टैंडर्ड मेरे कहने का मतलब एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। ऐसा ना हो कि कोई एक इसका टेम्परेचर प्रेशर अलग ले लिया और इसका टेम्परेचर प्रेशर अलग ले लिया, वो सेम रहना चाहिए। क्लियर? तो एवोगैड्रो ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर फंडा के लिए, इसीलिए यार इसका नंबर भी एवोगैड्रो दिया गया है, क्योंकि एवोगैड्रो ने ही बताया था कि 22.4 लीटर के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की गिनती 6.02 into 10⁻23 आनी चाहिए। क्लियर? सो काफी सारा सिंपल लॉ है एवोगैड्रो लॉ। आई एम अगेन रिपीटिंग द स्टेटमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, हर गैस के इक्वल वॉल्यूम्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे, कोई दिक्कत। क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं इस चैप्टर में। लॉस जो है हमने 6 के 6 खत्म कर लिए हैं, 4 पहले हो गए थे, 2 आज कर लिए हैं, आज वाले काफी ज्यादा आसान थे। सो लेट्स मूव टू द another further topic of this particular chapter. Fine, let's have it.
सो नेक्स्ट टेस्ट वेरी सिंपल, देखो अब से चैप्टर जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चला जाएगा। क्लियर। सो अब जो हमारा टॉपिक है ये तो यार निहायत ही आसान टॉपिक है, इससे आसान टॉपिक पूरी दुनिया में बना नहीं होगा अगर हम 11th के लिए देखें तो। फाइन। सो बेसिकली टॉपिक इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। फाइन। द टॉपिक इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। देखने में जैसा मुझे लग रहा हो है बहुत आसान, मैं सीधा क्वेश्चन से ही प्रोसीड करता हूं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन बेसिकली मीथेन। आपको बताना है कि मीथेन के अंदर कार्बन कितने परसेंट होता है एंड हाइड्रोजन कितने परसेंट होता है। कुछ ज्यादा ही मजाक नहीं होगा। फाइन, पर स्टिल हमारा ये टॉपिक है। क्यों टॉपिक है ये भी डेफिनेटली हमारे सामने आएगा, क्योंकि आसान तो है पर यार 11th में है तो कोई तो बात होगी। तो देखते हैं कि क्या लफड़ा है। पहले तो देखो मीथेन का टोटल निकालने मास, इसमें कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन होता है 12 एंड हाइड्रोजन होता है 4, अल्टीमेटली कितना आ गया 16। फाइन, हमने टोटल निकाल लिया। कार्बन का 12 मास है, हाइड्रोजन का 4 है, टोटल 16 मास है। तो अगर मेरे को परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास into 100. So this is 12 upon 16 into 100. That comes out to be 75%. And percentage of hydrogen, वैसे तो डायरेक्टली भी अगर ये 75 है तो ये 25 रह गया, otherwise you can solve it out. So this comes out to be 25%. कोई दिक्कत, तो ये 75% आ गया, ये 25% आ गया। बहुत ही ज्यादा सिंपल सी चीज है। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है जिस चीज का मास चाहिए अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। लेट्स गिव इट अ ट्राई। आप एक करके देखिए, मैं आपको देता हूं। बेसिकली आप निकालिए इसका CH2O का, इसमें मेरे को परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहिए, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन चाहिए एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। लेट्स गिव इट अ ट्राई। आप सब लोग ट्राई करिए, वी कैन वेट फॉर 3 or 4 seconds। परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। तब तक अगर किसी को नहीं पता है तो मैं रिकॉल करा देता हूँ। ये बेसिकली कार्बन का मास लिया हमने 12, ये टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन लेना था 4, वैसे हाइड्रोजन का एक ही होता है मास तो 12/16 into 100, दिस इज 4/16 into 100। फाइन। तब मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। आई रिक्वायर दिस पर्टिकुलर स्पेस। सो परसेंटेज कार्बन हाइड्रोजन निकल गया। फाइन, लेट्स हैव इट अ ट्राई। पहले तो ये देख लीजिए, कार्बन 2, ये 16। गलती नहीं करनी है देखो। फाइन, दो चीजें हैं। एक तो बड़ी सिंपल सी बात है, ट्राई टू मेक द कैलकुलेशंस फास्ट बट एफिशिएंट। दूसरी बात यह है कि भाई गलती नहीं करनी है। आप तेज करिए कैलकुलेशन, जितनी तेज कर सकते हो। देखो ऑब्जेक्टिव जो है, जो जेई है, जो नीट है, वो आपसे डिमांड करता है कि आप कम टाइम में सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। फाइन, आप तेज करिए, आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट रिकॉलिंग तेज होना चाहिए। पर एक बात और कहता है, गलती नहीं करनी है। गलती करने से अच्छा 1 सेकंड ज्यादा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, 2 सेकंड ज्यादा लगा दो उस क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना करो सही करो। क्लियर। तो ये 30 हो गया है, तो कार्बन का जो परसेंटेज निकल जाएगा दैट इज 12/30 into 100। फाइन, विच कम्स आउट टू बी 40%। एंड अगर हम हाइड्रोजन का देखें, दिस इज 2/30 into 100, so this comes out to be 6.66%। एंड अगर हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालें, दिस इज 16/30 into 100, so this comes out to be 53.34%। फाइन, 53.3334 की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। सो ये तीनों का परसेंटेज आ गया है। आई जस्ट हैव अ सिंपल क्वेश्चन फॉर यू ऑल। C6H12O6, मेरे को इसके अंदर परसेंटेज कार्बन, परसेंटेज हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑक्सीजन निकालना है। फाइन, मैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन की प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं,
कहीं ना कहीं तो फंसाऊंगा, तो वो निकाल के देखिए। फाइन, ये कंसेप्ट जरूर आसान है, पर फिर हमसे पढ़ने का क्या फायदा अगर हमने डीप डुबकी ना मारी तो। निकालो जरा, तीनों का निकालो, परसेंटेज कार्बन, परसेंटेज हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑक्सीजन, तीनों का परसेंटेज निकालिए, देखते हैं कहां तक जाती हैं चीजें। फाइन, लेट्स हैव इट, ये निकालिए जरा। अगर हम इसका तब तक मास कैलकुलेट कर लें, दिस इज 72 12 96 180। फाइन, वैसे मेरे को चीजें याद है, मैं आपकी हेल्प के लिए बड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन रिकॉल द कंसेप्ट इजीली, है ना। सो दिस इज 180, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये 72 अपॉन 180 इंटू 100, दिस कम्स आउट टू बी 40%। निकालो निकालो जल्दी से। फाइन, दिस इज 12 अपॉन 180, पता ना क्या कर रहा हूं मैं, सिर्फ कार्बन कार्बन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन का, कार्बन का मास अपॉन टोटल इनटू 100, तो ये अल्टीमेटली दिस कम्स आउट टू बी 6.66%, and if I write 96 upon 180 into 100, this comes out to be 53.34%। क्या हुआ, क्या हुआ देखो, कुछ नहीं पता चला, ये देखो क्या हुआ। अरे सेम आ गया भाई, सेम आ गया आंसर। यहां जितनी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज है, उतनी ही यहां कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज है। अब काफी को दुख, फिर क्या हो गया सर? अरे फिर क्या हो गया नहीं भाई, एक्चुअली में क्लास 11th में कंसेप्ट देखो, एक ये तो है ही परसेंटेज का, एक और कंसेप्ट है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो भी हमें करना है, जिसका नाम है उल्टा जाइए। आपको परसेंटेज दिया होगा, कंपाउंड बताना है, ये है 11th का सही टॉपिक। फाइन, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इज दैट थिंग क्लियर? एक्चुअली में 11th में ये भी आ सकता है, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कई बार लॉटरी खुलते पता नहीं लगता होता, पर जो एक्चुअल कंसेप्ट ज्यादा पूछे जाने वाला है 11th में, जिसके कारण ये पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा जाता है, उसका रीजन है कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि हमें परसेंटेज से कंपाउंड बताना है। आपको ये दिया जाएगा कि यह कंपाउंड है 40% कार्बन, 6.66% का हाइड्रोजन एंड 53.33% ऑक्सीजन, कैलकुलेट द फॉर्मूला। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर तो बात 75% कार्बन और 25% हाइड्रोजन की हो रही होती तो मीथेन आ गया था, पर अगर सपोज ये क्वेश्चन में 40% कार्बन, 6.66 हाइड्रोजन और 53.33 ऑक्सीजन देके पूछ लिया, हम क्या आंसर करेंगे? ये आंसर करेंगे या ये आंसर करेंगे? इसलिए हमें एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत है। फाइन, सो विल डू दैट पर्टिकुलर थिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन आज के दोनों लॉस एंड परसेंटेज कंपोजिशन को हजम करिए। फाइन, सारे के सारे परसेंटेज तो हम याद नहीं रखने वाले ना। फाइन, ये भी एक डाउट आ जाता है कि सर फिर सारे परसेंटेज याद रखें, इसमें इतने इसमें इतने, अरे कुछ नहीं करना, डायरेक्टली परसेंटेज एक टेक्निक है जिससे कंपाउंड निकल जाता है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, यानी कि टुमारो हम इनको बेसिकली सॉल्व कर लेंगे। फाइन, टिल देन पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।